हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, जिसका नाम है समाजीकरण क्या होता है, व्हाट इज सोशलाइजेशन। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि समाजीकरण क्या होता है। तो देखिए, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे एक बच्चा जो कि एक निर्बोध होता है, जिसे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, कुछ पता नहीं होता है, वह उसे निर्बोध कहते हैं। और वह कुछ समय समाज में रहकर मानवीय गुण सीखता है, जिससे वह पूर्ण मानव बन जाता है। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया सामाजिक नियमों और गुणों को सीखना है। अब देखिए, जो समाजीकरण होता है उसमें हम समाज के नियमों को, किसी भी चीज़ को सीखते हैं, वो हमारा समाजीकरण कहलाता है। जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है, उसे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता, कैसे बोलना है, भाषा का ज्ञान नहीं होता, लिखने का ज्ञान नहीं होता है, तो वह समाज में रहकर बहुत सारी चीज़ सीखता है, जिसे हम समाजीकरण कहते हैं। इसके साथ साथ यह केवल व्यक्ति को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना ही नहीं सिखाती, बल्कि व्यक्ति को अन्य कई प्रकार की वस्तुएं जैसे भाषा, योग्यता, तकनीक आदि के अनुसार व्यवहार करना भी सिखाती है। जैसे कि एक नए जन्म के लिए बच्चे के लिए यह आवश्यक है कि वह धीरे धीरे समाज में रहने के तौर तरीके सीख ले, और यह केवल वह समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही सीख सकता है। अब देखिए, समाजीकरण आप समझ गए क्या है। अब समाजीकरण की परिभाषाएं क्या है। तो देखिए, किंग्सले डेविस का कहना है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक मानवीय बच्चा संस्कृति ग्रहण करता है। अब संस्कृति क्या है। संस्कृति हर वो चीज़ है जो मनुष्य ने स्टार्टिंग से लेकर अपने, जब से मनुष्य का विकास हुआ है या जब से उसकी उत्पत्ति हुई तब से लेकर उसने आज तक जो भी चीज़ बनाई है, भाषा हो गई, लिपि हो गई या कोई वस्तु हो गई, वो सब संस्कृति कहलाती है। तो देखिए, जिसके द्वारा एक मानवीय बच्चा संस्कृति को ग्रहण करता है और समाज की संरचना में प्रवेश करता है। इसके अनुसार जब एक बच्चा संस्कृति को सीख लेता है, भाषा, संरचना, भाषा, लिपि ये सब सीख लेता है, तो वह एक मानवीय समाज में प्रवेश करता है। और अब हैरी एम जॉनसन का कहना है कि समाजीकरण सीखने की उस प्रक्रिया को कहते हैं जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं को निभाने के योग्य बनाता है। अब इनका कहना है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वह सामाजिक नियमों को और भूमिकाओं को पालन करने योग्य बन जाता है। और समाजीकरण के तत्व क्या है। एलिमेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो समाजीकरण समाज और व्यक्ति के लिए आवश्यक है, और व्यक्ति समाज की कीमतों, प्रतिमानों, मूल्य, ज्ञान, व्यवहार करने के तौर तरीके सीखता है। यह सीखने की प्रक्रिया बच्चे में जन्म से ही आरंभ हो जाती है और मृत्यु तक चलती है। अब देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया, उसमें बच्चा ज्ञान सीखता है, मूल्य सीखता है, हर प्रकार की वस्तुएं, भाषा, इन सब के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। और यह जो उसकी ज्ञान प्राप्त करने की शुरुआत होती है, यह उसकी मौत तक चलती रहती है। मतलब पूरी जिंदगी व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, समाजीकरण की प्रक्रिया का यह परिणाम निकलता है कि व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ तालमेल बनाना सीख लेता है। और इस समाजीकरण का यह प्रभाव पड़ता है कि जो बच्चा होता है वह समाज के साथ रहना, घुलना मिलना, बात करना सीख लेता है, और व्यक्ति विभिन्न विभिन्न समूहों का भाग बन जाता है। यही कारण है कि उसमें और अन्य व्यक्तियों के बीच कई बातें सामान्य हो जाती हैं, और वह इन बातों को अगली पीढ़ी को देता है। अब देखिए, जब मनुष्य समूह समाज के साथ तालमेल बनाना सीख लेता है, फिर वह अनेक प्रकार के समूह बनाता है। जैसे वो स्कूल में जाता है, उसके बाद फिर ऑफिस में जाता है या खेल समूह बनाता है, तो ऐसे कई सारे समूहों का भाग बन जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, समाजीकरण में व्यक्ति को वास्तविकता का पता चलता है। जन्म के कुछ समय पश्चात ही बच्चे को वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। नए जन्मे बच्चे में अपने और अन्यों में कोई प्रकार के अंतर नहीं होते हैं, और धीरे धीरे बड़े होने पर उसको अपने और पराई में अंतर समझ आ जाता है। अब देखिए, जब एक बच्चा पैदा हो तो उसे तो अपने पराई के बारे में कुछ पता नहीं होता, पर जब वह धीरे धीरे बड़ा होता है, उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, तब जाके उसे पता लगता है कौन अपना है, कौन पराया है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन, इन सब के बारे में उसे समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही पता चलता है। और फिर इसके बाद समाजीकरण का आधार क्या होता है। बेसिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। सो फर्स्ट है मूल्य प्रकृति की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ इंस्टिंक्ट। तो जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रत्येक जीव को मॉडिफिकेशन निश्चित होता है। अब मॉडिफिकेशन मतलब हर जीव में विकास जो होता है या फिर परिवर्तन निश्चित होता है। जैसे एक पक्षी अपने रहने के लिए घोंसला बनाता है, यह प्रवृत्ति उन्हें जन्म से ही विरासत में प्राप्त होती है। अब देखिए, जो एक पक्षी होता है वह जन्म से ही इस कला को सीख के पैदा होता है।
किस प्रकार से घोंसला बनाए, वह सीखता नहीं है, वह जन्म से ही इस कला को लेकर पैदा होता है। परंतु जो मनुष्य होता है उसमें इस प्रकार की कला नहीं होती कि वह स्टार्टिंग से सीख के घर कैसे बनाए, वह समाज में रहकर समाजीकरण के द्वारा यह सारे कार्य सीखता है। तो एक जो जीव होता है, मनुष्य होता है, उसमें मॉडिफिकेशन की प्रवृत्ति होती है। और सेकंड है शिशु अवस्था में ही निर्भरता, चाइल्डहुड डिपेंडेंसी। देखिए मानवीय जीवन जानवरों के बच्चों की तुलना में बहुत अधिक समय तक दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर करता है। अब देखिए अगर आप जानवरों के बच्चे को देखेंगे तो वह 1-2 महीने के बाद खुद इंडिपेंडेंट हो जाता है, या फिर 4-5 महीने के बाद। पर अगर जो आप मनुष्य के बच्चे को देखोगे तो वह 5-10 साल तक पूरा अपने परिवार पे ही निर्भर रहता है, ना वह खुद खा पी सकता है कमा के, या फिर कुछ नहीं कर सकता, वह पूरी तरह से डिपेंड होता है। और मानव इतना बेबस हो जाता है कि वह दूसरों पर ही निर्भरता के बिना नहीं रह सकता, और वह अपनी प्रत्येक आवश्यकता के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। यह निर्भरता समाज में संबंधों का निर्माण भी करता है। अब देखिए जब एक दूसरे पर हम निर्भर करते हैं तो उससे हमारे संबंध बन जाते हैं, और इससे समाज में संबंधों का निर्माण होता है। और नेक्स्ट है हमारा शारीरिक बनावट, फिजिकल स्ट्रक्चर। देखिए व्यक्ति की शारीरिक बनावट इस प्रकार की है कि वह जानवरों से अधिक संगठित होता है। व्यक्ति का दिमाग बनावट के आधार पर महत्वपूर्ण होता है। इस कारण व्यक्ति सोचकर भाषा का प्रयोग करके अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। अब देखिए जो मनुष्य की शारीरिक बनावट होती है वह इस प्रकार की होती है कि वह समूहों का निर्माण करता है। जैसे जानवरों में समूहों का निर्माण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, और मनुष्य में यह प्रवृत्ति होती है कि उसे भाषा आती है, वह अपने विचारों को दूसरों को प्रकट करता है या उनके विचारों को सुनता है, जिससे एक समूह बन जाता है। और नेक्स्ट है हमारा सीखने की योग्यता, लर्निंग कैपेसिटी। तो सीखने की योग्यता व्यक्ति में सब जीवों से सबसे अधिक होती है। व्यक्ति की योग्यता उसकी भाषा की योग्यता से संबंधित होती है। भाषा के माध्यम के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। भाषा की योग्यता व्यक्ति को एक सामाजिक व्यक्ति बना देती है। इस कारण व्यक्ति का समाजीकरण भी आसानी से हो जाता है। अब देखिए जो मनुष्य होता है उसमें सबसे ज़्यादा सीखने की कैपेबिलिटी होती है, वह कोई भी चीज़ सीख जाता है जल्दी से, और फिर उस प्रकार से वह व्यवहार भी करता है। तो इसी कारण है कि यह समाजीकरण की प्रक्रिया में समाजीकरण की सबसे ज़्यादा मनुष्य पर ही प्रभाव पड़ता है, वह हर तरह की चीज़ें सीखता है समाज में रहकर। और नेक्स्ट है समाजीकरण के स्तर स्तर तथा पड़ाव, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन क्या है। देखिए सबसे पहला मौखिक अवस्था, ओरल स्टेजेस। तो यह अवस्था बच्चे में जन्म से लेकर 1.5 साल तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा ना तो बोल सकता है और ना ही चल सकता है। इसके अतिरिक्त वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी स्वयं नहीं कर सकता, मतलब वह अपनी आवश्यकताओं को बोलकर भी व्यक्त नहीं कर सकता है, और इन आवश्यकताओं के लिए उसे अपने परिवार पर ही निर्भर रहना पड़ता है कि अगर उसे भूख भी लगे तो भी इस टाइम तक बच्चा बोल नहीं पाता है। जो उसके माँ बाप उसे खिलाते हैं वही खाता है, और उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। तो यह मौखिक अवस्था होती है, ओरल स्टेज सबसे पहली स्टेज होती है। और सेकंड है गुदावस्था, एनल स्टेज। तो यह अवस्था 1.5 से 4 साल तक चलती है। बच्चा इस अवस्था में बोलना और यहाँ दोस्तों और चलना सीखता है। कुछ आवश्यकताएं की पूर्ति स्वयं करने लगता है। अपनी सारी इच्छाओं के पूरी ना होने पर उसको निराशा भी होने लगती है, और इस निराशा के कारण वह खुद पर नियंत्रण रखना भी सीखता है। इस समय उसे अच्छी और बुरी आदतें डालने की कोशिश भी की जाती है। उसमें अब जो माता पिता हैं इस समय उसमें अच्छी और बुरी आदतें डालने की भी कोशिश करते हैं। और थर्ड स्टेज है लुप्तावस्था, लेटेंसी स्टेज। तो ये अवस्था 4 से 12 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था में बच्चा समूह का एक क्रियाशील सदस्य होता है, क्योंकि उसको परिवार के कार्यों में हाथ बटाने के लिए कहा जाता है। परिवार में बच्चा अपनी और अन्यों की स्थिति से अवगत हो जाता है, क्योंकि उसको सभी रिश्तों व नातों के बारे में पता चल जाता है। इस समय वह अपने खेल समूहों का निर्माण भी करने लगता है, और इस समय वह अपने लिंगानुसार व्यवहार भी करने लगता है, अपने जेंडर के हिसाब से व्यवहार भी करने लगता है। जैसे लड़कों के साथ वह ज़्यादा रहता है, इस तरह से वह व्यवहार भी करने लगता है। और फोर्थ स्टेज है हमारी किशोरावस्था और एडोलसेंस। यह अवस्था 14 से 21 साल की वर्ष तक चलती है, और इस आयु में माता पिता का अपने बच्चों पर नियंत्रण बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बच्चे को भी लगता है कि उन्हें और अधिक स्वतंत्रता चाहिए, और इस समय लोग अपनी स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। अब देखिए इस अवस्था में जो है बच्चा पूरी तरह से समझदार हो जाता है। माता पिता का उस पर नियंत्रण बहुत कम होता है, वह अपनी तरफ से अपने सुझाव से ही कार्य करना शुरू कर देता है। तो यह किशोरावस्था होती है। और फिर लास्ट स्टेज है, और फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है समाजीकरण के साधन क्या हैं, मीन्स एंड एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। कि समाजीकरण में कौन सी एजेंसीज हैं जो अपना योगदान देती हैं। इसको हम सेंटर में कर लेते हैं।
सो फर्स्ट है परिवार, फैमिली। तो ये व्यक्ति के समाजीकरण में परिवार का सबसे विशेष स्थान है। कुछ प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों के अनुसार एक बच्चे के जन्म अचेतन अवस्था में होता है और इस अचेतन मन पर जो प्रभाव परिवार का पड़ता है वह किसी और का नहीं पड़ सकता। परिवार ही बच्चों को समाज की तथा परिवार की परंपराएं, रीति रिवाज के बारे में बताता है और परिवार में बच्चा बड़ों का आदर करना और बात मानना भी सीखता है और परिवार में ही बच्चा नियमों का पालन करना भी सीखता है। अब देखिए परिवार में वह हर प्रकार की चीज़ें सीखता है, अपने रीति रिवाज सीखता है और अच्छी अच्छी आदतें सीखता है और परिवार ही समाजीकरण की सबसे पहली एजेंसी मानी जाती है क्योंकि यहीं से बच्चा सीखना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, लिखना शुरू करता है या फिर लोगों का सम्मान करना शुरू करता है। यहीं से उसकी सीखने की जो प्रक्रिया है शुरू होती है। और नेक्स्ट है हमारा खेल समूह, प्लेग्राउंड। तो परिवार के बाद खेल समूह की समाजीकरण के साधन के रूप में बारी आती है। बच्चा अपने परिवार के घेरे में से निकलकर अपने साथियों के साथ खेलना शुरू करता है और खेल समूह बनाता है और खेल समूह में ही बच्चे की सामाजिक शिक्षा आरंभ हो जाती है। खेल समूह में रहकर वह अपनी इच्छाओं का त्याग करना सीख जाता है और उसे पता चलता है, यहाँ दोस्तों पता चलता है और उसे पता चलता है कि उसके अतिरिक्त अन्य बच्चों की इच्छाएं हैं। खेल समूह में आकर वह अनुशासन सीखता है। खेल समूह में ही शासन शामिल होकर उसे अपनी योग्यता और अयोग्यता का भी पता चलता है और खेल समूह में ही उसमें नेता के गुण विकसित हो जाते हैं। और खेल समूह में उसमें नेता के गुण विकसित होते हैं, उसे अपने और दूसरों की इच्छाओं के बारे में ध्यान रखना आ जाता है, उसे अपनी योग्यताओं के बारे में पता चलता है। तो यह सारी चीज़ें वह खेल समूह में आकर सीखता है। और नेक्स्ट है पड़ोसी, अब नेबरहुड। तो व्यक्ति का पड़ोसी भी समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब बच्चा परिवार के हाथों से निकलकर पड़ोसियों के पास जाता है जो उसे यह पता चलता है कि उसने अन्यों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है। अब देखिए जब नेबरहुड में कोई भी बच्चा जाता है तो उसे एक अच्छा व्यवहार करना होता है जिससे उसे पता लगता है कि उसे अन्य व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, क्योंकि घर में तो वह किसी भी प्रकार का व्यवहार करता है, सब मजाक में उसे टालते हैं, पर पड़ोसियों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार करता है उसे वहाँ अच्छे से व्यवहार करना होता है, लोगों का सम्मान करना होता है। और फोर्थ है स्कूल। तो इसके बाद बारी आती है स्कूल की, जो कि एक असभ्य बच्चे को सभ्य बनाने का रूप देता है। स्कूल में बच्चे के गुण का विकास होता है। अब अध्यापक के बोलने, उठने, बैठने, व्यवहार करने, पढ़ने के तरीके का उसके मन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। स्कूल में रहकर वह खुद को समाज की परिस्थितियों के अनुसार ढालना सीख लेता है। अब देखिए स्कूल में है वह हर प्रकार की आदतें सीखता है, खाना पीना, उठना बैठना की आदतें सीखता है, पढ़ना सीखता है, बोलना किस प्रकार से दूसरे व्यक्तियों से बोलना है, इस प्रकार की कलाएं वह सीखता है स्कूल में। और नेक्स्ट है आवश्यकता, नीड्स। अब देखिए मनुष्य की कई प्रकार की सामाजिक व शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं जिस कारण व्यक्ति को समाज के सदस्यों के साथ तालमेल करना पड़ता है और व्यक्ति अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के द्वारा प्रभावित तरीकों को अपनाता है ताकि उसकी निंदा ना हो सके और इस तरह समाज से डर कर वह कार्य करता है और इसके साथ ही व्यक्ति में अनुकूल की भावना उत्पन्न होती है। अब देखिए मनुष्य कई प्रकार की आवश्यकताएं होती है, जैसे खाने पीने की शारीरिक आवश्यकता होती है। तो इस पर अगर वह समाज से दूर रहेगा, उनकी बातों का पालन नहीं करेगा तो उसे खाने पीने की सुविधा जो है पूरी तरह से सही नहीं रह पाई, इसलिए समाज में मिलकर रहना होता है। समाज से अलग रहकर वह जिंदा ही नहीं रह सकता, उसे समाज में मिलकर रहना होता है जिससे उसे उनके नियमों का पालन करना पड़ता है और समाज उससे कट ना जाए या या वो समाज से कट ना जाए और ऐसी बातें ना करे, ऐसे कार्य ना करे जो उसे समाज से अलग कर दें। जैसे कि आप पहले देखते होंगे कि जब भी कोई गांव में कोई अलग कार्य कर देता था जो गांव के नियमों के विरुद्ध है तो लोग उसे गांव से निकाल देते थे, बर्खास्त कर देते थे। तो इस प्रकार के डर से ही वह सही प्रकार से व्यवहार करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको किसी भी टॉपिक में परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो धन्यवाद दोस्तों, आप मिलते हैं अगली वीडियो में।